एरन डिक्सन। तो इन्होंने एक लाइन लिखी थी कि भगवान ने भी शरीर कितना विचित्र और बनाया है कि ह्यूमन बॉडी जो है एक ग्लास वाइन को व्हेन यू ड्रिंक इट इज कन्वर्टेड इनटू अ यूरिन। सो बेसिकली कैसे किडनी फिल्टर करती है और कैसे उस सब चीज़ों को मैनेज करती है, तो आज हम इन सब चीज़ों को हम समझते हैं। तो बेसिकली ह्यूमन बॉडी एक फैक्ट्री की तरह है, 24/7 इसमें काम चल रहा है, डिफरेंट ऑर्गन्स फंक्शन कर रहे हैं और इस प्रोसेस में बहुत सारी गंदगियां, वेस्ट प्रोडक्ट्स बनने लग जाते हैं। तो ये सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स अगर फिल्टर आउट नहीं होंगे, बॉडी से निकलेंगे नहीं, तो बॉडी के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा जीवन के आगे चक्र को आगे चलने के लिए। तो किडनीज इज वन ऑफ द की ऑर्गन्स जो कि ये काम करती हैं और बॉडी में से फिल्टर आउट करती हैं सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स को। तो ये एक सिटी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की फोटो है, आप देख सकते हैं। तो डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले सेडिमेंटेशन होता है, फ्लोकुलेशन होता है, फिल्ट्रेशन होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस होता है और ऐसे ऐसे करके पानी को साफ किया जाता है और हमारे घर के नलों में पहुंचाया जाता है। तो सेम वे किडनी भी कुछ ऐसे ही कर रही है हमारे खून के साथ, डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू और ब्लड को प्योरीफाई करती है। सो बेसिकली जानते हैं किडनी होती क्या है बेसिकली। तो किडनी जो है बीन शेप्ड ऑर्गन्स है, राजमा जैसी दिखती हैं और हमारे कमर के पिछले हिस्से में वो सिचुएटेड होती हैं। तो पेयर्ड ऑर्गन्स होते हैं, 2 किडनीज हैं बॉडी में और हमारे कमर के निचले हिस्से में होती हैं। तो रफली एक किडनी का साइज जो है 11 सेंटीमीटर की लंबाई होती है, 6 सेंटीमीटर की विड्थ होती है एंड 4 सेंटीमीटर की थिकनेस होती है। तो ऑन एन एवरेज इंडियन सिनेरियो में 10/5/4 सेंटीमीटर का एवरेज किडनी साइज होता है। लगभग 150 से 170 ग्राम इनका वजन होता है। और अगर हम यूरिन ट्रैक की बात करें तो ऐसे देखने को मिलती है, दोनों किडनी से एक पाइप जा रहा है जिसको आप यूरेटर कहते हो और वो यूरेटर जो है यूरिनरी ब्लैडर में जाके मिल जाता है। यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू यूरिन बाहर आ जाता है। तो किडनीज में बेसिकली 2 ब्लड वेसल्स हैं, एक जो कि गंदे खून को किडनी के अंदर ले जा रही है, दूसरी जो कि साफ खून को किडनी से बाहर निकाल के बॉडी को वापस दे रही है, और एक यूरिन का पाइप होता है जिसके थ्रू ये सारा जो यूरिन बना है वो बाहर आ जाता है, जिसको आप यूरेटर कहते हैं। तो किडनी जो है उसका जो बिल्डिंग ब्लॉक है, जो इंडिविजुअल सेल है जिससे किडनी बनी है, उसको हम नेफ्रॉन कहते हैं। तो नेफ्रॉन जो है दोनों किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन एक किडनी में, 10 लाख नेफ्रॉन दूसरी किडनी में, ऑलमोस्ट 20 लाख नेफ्रॉन्स हैं हमारी किडनी के अंदर, जो कि एक सिंगल स्ट्रक्चरल यूनिट है जो कि किडनी से जो किडनी के लिए काम करती है या फिर ब्लड को प्योरीफाई करती है। क्या मेरा कर्सर दिख पा रहा है आपको स्क्रीन पे? तो आप देख सकते हैं ये एक सिंगल जो है ये पूरा ये नेफ्रॉन का सेगमेंट है। तो यहाँ पे ब्लड प्योरीफाई होता है, उसके बाद जो यूरिन बनता है वो इन छोटे छोटे पाइप्स के थ्रू ट्रैवर्स करता है और अल्टीमेटली वो इन माइनर कैलिसेस में आ जाता है, फिर वहां से मेजर कैलिसेस में, फिर वहां से पेल्विस में और पेल्विस के थ्रू यूरेटर में आ जाता है। जो भी खून साफ हो गया वो वापस ये लाल करके जो ब्लड वेसल दिख रही है आपको आर्टरी, उसके थ्रू रिटर्न हो जाता है और जो भी गंदा खून है वो रीनल वेन के थ्रू अंदर घुस रहा है। तो लगभग 120 ml खून किडनी हर 1 मिनट में साफ कर रही है। तो ये किडनी की नॉर्मल फिल्ट्रेशन कैपेसिटी कही जाती है। तो जैसे आप कई बार वाटर प्यूरिफायर खरीदने जाते हैं बाजार में, तो वो जो सेल्समैन होता है वो आपको कहता है कि ये पर्टिकुलर फिल्टर 1 घंटे के अंदर आपको 1 लीटर पानी साफ करके देगा, ये पर्टिकुलर फिल्टर आपको 2 लीटर पानी साफ करके देगा 1 घंटे में। तो ऐसी किडनी जो है 120 ml खून किडनी के अंदर जाता है, 1 मिनट के अंदर वो कंप्लीटली प्योरीफाई होता है और वो बॉडी को वापस रिटर्न हो जाता है। तो ये हमारी किडनी की नॉर्मल फिल्ट्रेशन कैपेसिटी हो गई, जिसको हम GFR भी कहते हैं। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स किडनी के बारे में। तो जो भी हम क्या क्या फंक्शंस हैं किडनी के बेसिकली। तो किडनी जो है वेस्ट प्रोडक्ट्स अभी जैसा हमने डिस्कस किया उसको रिमूव करती है। तो जो भी हम खाना खा रहे हैं, चाहे वो प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, स्टार्च है, सॉल्ट्स है, वाटर है, वो सारा का सारा किडनी मेटाबोलाइज करती है और जो भी उसमें से हार्मफुल चीजें होती है उन सबको एक्सक्रीट आउट कर देती है और जो भी काम की चीजें हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेती है। जितना भी एक्स्ट्रा फ्लूइड है बॉडी में उसको भी प्रिसाइजली बैलेंस मेंटेन करती है। चाहे मैं 10 लीटर पानी पीऊँ, चाहे 5 लीटर पानी पीऊँ, तो उसमें से कितना पानी बॉडी को एब्जॉर्ब करना है वो बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी, बचा हुआ जितना भी फ्लूइड होगा वो सब यूरिन के थ्रू बाहर आ जाएगा। सेम वे किडनीज जो है वो मिनरल बैलेंस को मेंटेन करती है। तो कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, इलेक्ट्रोलाइट्स, डिफरेंट जिंक, मैग्नीशियम, ये जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं इन सबका भी प्रिसाइज कंट्रोल किडनी मैनेज करती है। जो भी चीज बॉडी को नहीं चाहिए वो सब यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, जो भी चीज बॉडी को चाहिए वो सब किडनी प्रिजर्व कर लेगी। इसके अलावा किडनीज आर कॉल्ड एज मास्टर ऑर्गन्स
जो कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। कई लोगों को ये नहीं पता होता या फिर सोचते हैं कि हार्ट जो है दैट इज टेकिंग केयर ऑफ ब्लड प्रेशर, बट एक्चुअली में किडनी आर द मास्टर ऑर्गन जो कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। तो वो बेसिकली एक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं रेनिन, जो कि प्रिसाइजली आपकी बॉडी में फ्लूइड एंड सॉल्ट बैलेंस को मेंटेन करता है, जिसके थ्रू ब्लड प्रेशर को प्रिसाइजली कंट्रोल किया जाता है। तो इसीलिए नो वंडर किडनी फेलियर की वजह से ब्लड प्रेशर की शिकायत बढ़ जाती है। एंड वन ऑफ द मेजर रीजंस रहता है अनएक्सप्लेन्ड हाइपरटेंशन का, कि पेशेंट्स आर हैविंग रीनल इश्यूज। इसके अलावा किडनीज जो एक हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं जिसको आप इरिथ्रोपोइटिन कहते हैं, ये हार्मोन जो है बोन मैरो में जाता है और बोन मैरो को स्टिमुलेट करता है रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन के लिए। तो किडनीज आर आल्सो टेकिंग केयर ऑफ योर हीमोग्लोबिन लेवल्स। इसीलिए जैसी किडनी की प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, लोगों का हीमोग्लोबिन गिरने लग जाता है और इसीलिए उनको शायद थकान, कमजोरी आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जैसा हमने प्रीवियसली डिस्कस किया कि किडनीज जो है कैल्शियम एंड फास्फोरस को मेंटेन करती हैं, तो दैट इज हाउ दे आल्सो मेंटेन हेल्दी बोन। तो किडनी के पेशेंट्स में फ्रैक्चर का रिस्क काफी बढ़ जाता है क्योंकि हड्डियां कमजोर होने लग जाती हैं। कुछ अमेजिंग फैक्ट्स किडनीज के बारे में। तो किडनीज राजमे जैसी होती हैं, बीन शेप्ड होती हैं, रफली माउस के जैसा उनका साइज होता है, जो कर्सर कंप्यूटर का माउस होता है रफली उसके जैसा साइज होता है। या फिर कुछ लोग कहते हैं कि अगर हम अपनी मुट्ठी बंद करते हैं तो ये जो फिस्ट का साइज है वही हमारे किडनी का साइज है। तो ऑलमोस्ट 1200 ml खून जो है वो किडनी के अंदर हर मिनट पहुंचता है, जो फिल्टर आउट होता है। और इस प्रोसेस में हमारे बॉडी में मौजूद खून मोटा मोटा 400 बार एक दिन में, एक 24 घंटे की साइकिल में क्लियर आउट होता है, फिल्टर आउट होता है। सो किडनीज बड़े मेटिकुलसली अपना काम कर रही हैं। सो एक और अमेजिंग फैक्ट कि अगर हम जो नेफ्रॉन्स जिसको हमने अभी प्रीवियस डायग्राम में देखा था, अगर हम उन सबको एंड टू एंड कनेक्ट करें तो हम ऑलमोस्ट 16 किलोमीटर की लेंथ को अचीव कर सकते हैं। सो इतने लंबा साइज है उनके किडनीज के फिल्टर्स का। और अगर इफ यू हैव अ सिंगल किडनी, तो कई बार ऐसा होता है कि नॉर्मली भी 2000 से 5000 चाइल्ड बर्थ्स में एक बच्चा ऐसा होगा जिसको सिंगल किडनी होगी, एंड ये लोग कंप्लीटली एब्सोल्युटली नॉर्मल रहते हैं। सो यू कैन वर्क एब्सोल्युटली नॉर्मल विद अ सिंगल किडनी। कई बार इन लोगों को पता ही नहीं होता कि उनके पास सिंगल किडनी है। प्री एम्प्लॉयमेंट चेकअप के टाइम पे अगर अल्ट्रासाउंड हुआ या प्रेगनेंसी के टाइम पे अल्ट्रासाउंड हुआ, तब जाके पहली बार पता चलता है कि दे आर बोर्न विद अ सिंगल किडनी ओनली। सो ये तो हमने जान लिया कि किडनीज काम क्या करती हैं, पर अगर किडनी काम ना करे तो क्या होगा। तो अर्ली किडनी डिसीज जनरली डोंट हैव एनी सिम्टम्स। इसका मतलब जब किडनी फंक्शन ग्रेजुअली धीमे धीमे कॉम्प्रोमाइज होना शुरू होता है, तो इनिशियली हो सकता है पेशेंट को किसी तरह का कोई सिम्टम्स ही ना हो। इसीलिए किडनी डिसीज को हम साइलेंट किलर्स बोला करते हैं, क्योंकि यू मे लूज 90% ऑफ द किडनी फंक्शन एंड इवन देन यू मे नॉट हैव एनी काइंड ऑफ सिम्टम्स। तो इसीलिए जब पेशेंट्स कई बार फर्स्ट टाइम हमारे पास डॉक्टर के पास आते हैं और जब डॉक्टर्स उनको कहते हैं कि भाई आपकी तो किडनीज काम ही नहीं कर रही या फिर यू नीड डायलिसिस और ट्रांसप्लांट फॉर कॉन्टिन्यूड सर्वाइवल, तो पेशेंट्स को लगता है कि ये डॉक्टर बेवकूफ है, क्या बता रहा है मेरे को, अभी तक तो बिल्कुल ठीक ही चल रहा था, मेरे को तो किसी तरह कोई सिम्टम ही नहीं हो रहे थे। पर अगर सिम्टम्स होते हैं तो क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। तो वीकनेस, फटीग इज वन ऑफ द अर्ली सिम्टम्स। कुछ सिम्टम्स ये सारे जो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं बड़े नॉन स्पेसिफिक होते हैं, ये ऑलमोस्ट हर कोई फील करता है सुबह एटलीस्ट काम पे आते वक्त कि बड़ी वीकनेस हो रही है, बड़ा फटीग हो रहा है। पर इस तरह के सिम्टम्स जो होते हैं अर्ली हो सकते हैं और ये एक्चुअली पॉइंट आउट कर सकते हैं कि आपको किडनी डिसीज है। तो वीकनेस, फटीग में भी हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से हो सकता है, या फिर टॉक्सिन्स का एक्यूमुलेशन हो रहा है बॉडी में जिसकी वजह से वीकनेस होने लग जाती है। लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है, नॉजिया होने लग जाता है, वॉमिटिंग होने लग जाती है, या फिर पैरों में स्वेलिंग आने लग जाती है। यही सेम स्वेलिंग और बढ़ने लग जाएगी तो चेहरे पे सूजन आने लग जाती है, जिसको आप फेशियल पफनेस कहते हो, और ये मोस्टली प्रोमिनेंट होती है मॉर्निंग आवर्स में। सिमिलरली स्किन काफी ड्राई हो जाती है, लोगों को इचिंग होने लग जाती है, कुछ कई बार पेन हो सकता है। बड़े लकी लोग होते हैं जिनको अर्ली सिम्टम्स में ऐसे शुरू हो जाती है प्रॉब्लम्स की, उनको फ्लैंक पेन होने लग गया। तो ये जो टिपिकल पोस्चर है बड़ा क्लासिकल होता है, हॉलमार्क होता है किडनी डिसीज के लिए या फिर किडनी स्टोन्स के लिए। तो पेशेंट टिपिकली प्रेजेंट करता है कि डॉक्टर साहब मेरे को यहाँ पे दर्द है या यहाँ पे दर्द है। तो दिस इज अ फ्लैंक एरिया जहाँ पे पेन जो है वो किडनीज को डिनोट करता है। यूरिन में झाग आना अगेन एक किडनी डिसीज का सिम्टम हो सकता है। झाग आना कई बार नॉर्मल भी हो सकता है बिकॉज ऑफ मे बी यूरिन का प्रेशर बहुत बड़ा फोर्सफुल यूरिन पास किया पॉट में तो इसलिए झाग आ गया, या फिर मे बी ऐसा हो सकता है कि जो आपने टॉयलेट क्लीनर यूज किया था उसका कुछ रेसिड्यू टॉयलेट पैन में रखा हुआ है जो यूरिन के साथ कांटेक्ट में आके फ्लोथ प्रोड्यूस करने लग जाए। लेकिन अदरवाइज अगर फ्लोथ कांस्टेंट है, परसिस्टेंट है या फिर ओवर पीरियड टाइम बढ़ता जा रहा है तो उसका मतलब हो सकता है कि शायद आपको किडनी डिसीज है। एंड इनफैक्ट यूरिन में प्रोटीन लॉस होना बिकॉज ऑफ डायबिटीज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजंस जिसकी वजह से यूरिन में झाग आने लग जाता है। यूरिन में खून आना अगेन
This is a very serious symptom, should not be taken lightly, can be a marker of kidney disease or any cancer involving the kidney or the urinary tract. So CKD basically बड़ी कॉमन टर्म है, कई बार आपने इधर उधर कहीं सुना भी होगा, भी पेपर में पढ़ा होगा. तो CKD is basically any abnormality of kidney structure or function which is present for more than 3 months. So किडनी का किसी भी तरीके का विकार, चाहे किडनी फंक्शन कम हो रहा है, यूरिन में प्रोटीन आ रहा है, यूरिन में रेड ब्लड सेल्स आ रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज जो कि किडनी फंक्शन को लॉस ऑफ किडनी फंक्शन को डिनोट करती है, अगर वो 3 मंथ्स से या उससे ज्यादा है तो मतलब पेशेंट्स को क्रॉनिक किडनी डिसीज है. तो CKD को बेसिकली 5 स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है. एज वी हैव लर्न कि नॉर्मल किडनी फंक्शन कितना है, 120 ml खून जो है 1 मिनट में साफ हो रहा है. जैसे जैसे फिल्ट्रेशन कैपेसिटी कम होने लग जाती है, पेशेंट्स को डिफरेंट स्टेजेस ऑफ CKD हो जाता है. एंड जब किडनी फंक्शन लेस देन 15% रह जाता है, मतलब सिर्फ 15 ml खून या उससे कम ही 1 मिनट में साफ हो रहा है, तो पेशेंट्स को एंड स्टेज किडनी फेलियर हो जाता है, या फिर CKD स्टेज 5 कहा जाता है इस स्टेज को. अब हम बात करते हैं कि कितना कॉमन है ये किडनी डिसीज. So worldwide almost 850 million people are affected with some form of kidney disease. अगर हम इंडिया की बात करें तो ऑलमोस्ट 1 में से 10 लोगों को किडनी की प्रॉब्लम है, किडनी की डिसीज है. और हर साल लगभग 2.5 लाख लोग किडनी फेलियर का शिकार हो जाते हैं, मतलब उनको CKD स्टेज 5 या एंड स्टेज किडनी फेलियर हो जाता है, और इनको सर्वाइवल के लिए या तो डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है. तो हर साल 2.5 लाख लोग ऐड होते जा रहे हैं इनटू द प्रीवियस प्लॉट. और अराउंड 1 in 57 deaths globally are attributed to CKD. CKD is precursor to end stage kidney failure. एंड ये भी बड़ी सरप्राइजिंग एंड शॉकिंग बात है कि 1990s में किडनी डिसीज 17th लीडिंग कॉज ऑफ डेथ थे. आज के टाइम पे ये 10th लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है. एंड बाय 2035 टू 2040 ये प्रोजेक्शन है कि ये 5th लीडिंग कॉज ऑफ डेथ हो जाएगा वर्ल्ड वाइड. तो ये अगेन एक स्टडी थी, रिसेंट आर्टिकल में पब्लिश हुई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि नॉर्मल एपरेंटली हेल्दी इंडिविजुअल्स जो कि ऑफिस गोइंग थे, उनको वहाँ पे उस पॉपुलेशन को स्क्रीन किया गया और देखा गया कि ऑलमोस्ट 13 to 15% लोगों को some form of kidney disease था. So वो लोग जो कि नॉर्मल ऑफिस जा रहे हैं, जिनको कोई क्लू भी नहीं है, उनको भी अंडरलाइंग CKD था, और ये परसेंटेज थी ऑलमोस्ट 13 to 15% में थी. एल्डरली पीपल जो कि पॉपुलेशन है, उसमें किडनी डिसीज और भी कॉमन है. तो अगेन ये भी बड़ा सरप्राइजिंग फैक्ट है कि 65 to 75 ईयर के एज ग्रुप में ऑलमोस्ट 1 in 5 men and 1 in 4 women are affected with some form of kidney disease. और एज मोर देन 75 में ये डेटा और भी शॉकिंग है कि 2 in 5 men and 3 in 5 women are affected with kidney disease. So kidney disease क्योंकि कॉन्स्टेंटली इसका इंसिडेंस एंड प्रेवलेंस बढ़ता जा रहा है, और ग्लोबली ये बहुत ज़्यादा हेल्थ केयर पे बर्डन क्रिएट कर रही है. तो इसके लिए 2006 में सबसे पहले इनिशिएटिव लिया गया था और वर्ल्ड किडनी डे को मनाया जाता है. तो 2006 से वी आर सेलिब्रेटिंग वर्ल्ड किडनी डे every year on second Thursday of March. और ये बेसिकली किया जाता है to create awareness about the importance of our kidneys, what functions they are playing in keeping ourselves healthy, what are the preventive behaviors that we have to follow to keep our kidneys healthy, what are the risk factors for kidney disease, how to live well with kidney disease, and to encourage kidney transplant and organ donation. So ये major objectives हैं जिसके लिए वर्ल्ड किडनी डे को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है. So ये सब जानने के बाद हम फोकस करते हैं व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स फॉर किडनी डिसीज. मतलब हम में से कौन लोग हैं जो कि वल्नरेबल पॉपुलेशन है, जिनको किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है. So डायबिटीज, जिन लोगों को डायबिटीज है, जिन लोगों को ब्लड प्रेशर है, जिन लोगों को ओबेसिटी है, जो लोगों की एज मोर देन 60 इयर्स है, या फिर वो लोग जिनको फैमिली हिस्ट्री ऑफ किडनी डिसीज है, या फिर वो लोग जिनको पहले हार्ट डिसीज रह चुकी है या फिर अभी हार्ट डिसीज के साथ सफर कर रहे हैं, या वो लोग जिनको पहले हार्ट फेलियर था, या जिनको कैंसर था, या फिर कैंसर की हिस्ट्री रही है पास में. ये सारे लोग, या फिर वो लोग जिनको किडनी में स्टोन की प्रॉब्लम रही है, या फिर वो लोग जिनको बार बार किडनी इन्फेक्शन होता है, तो ये सारे वल्नरेबल ग्रुप हैं जिनको किडनी डिसीज हो सकती है. तो लॉजिकली इन लोगों को थोड़ा और जागरूक रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए, और किडनी डिसीज के बारे में अपना स्क्रीनिंग टेस्ट कराते रहना चाहिए. तो अब डायग्नोज कैसे करें कि आपको किडनी की प्रॉब्लम है या नहीं. तो डायग्नोसिस जो है बड़े सिंपल चीजों पे रिलाई करता है. एक सिंपल ब्लड टेस्ट है जिसका नाम होता है किडनी फंक्शन टेस्ट या फिर सीरम क्रिएटिनिन वैल्यू. तो इस सीरम क्रिएटिनिन के थ्रू हम एक्चुअली अपना किडनी फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं. आई विल कम टू दैट इन द लेटर स्लाइड्स. या फिर हम एक यूरिन का टेस्ट कर सकते हैं, यूरिन प्रोटीन माइक्रोस्कोपी या यूरिन एल्बुमिन क्रिएटिनिन रेशियो, जिससे हमें ये पता लग सकता है कि यूरिन में कोई एब्नॉर्मल सेल्स तो नहीं आ रहे, या यूरिन में कोई एब्नॉर्मल प्रोटीन लॉस तो नहीं है. सेम वे वी कैन गो फॉर अ किडनी अल्ट्रासाउंड. किडनी अल्ट्रासाउंड करके हम किडनी में कोई स्ट्रक्चर डैमेज तो नहीं है, किडनी में कोई स्टोन तो नहीं है, किडनी में कोई स्वेलिंग तो नहीं है, किडनी में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, ये सारी चीजों को पता कर सकते हैं. तो क्रिएटिनिन जैसा भी मैं आपको बता रहा था, तो क्रिएटिनिन जब एक मैथमेटिकल इक्वेशन में
डाला जाता है तो डिफरेंट मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम न्यू इक्वेशंस हैव कम अप। तो द मोस्ट रिसेंट इक्वेशन है CKD EPI इक्वेशन, जो कि 2012 में आई थी। तो जब इस मैथमेटिकल इक्वेशन में आप क्रिएटिनिन की वैल्यू को डालते हो तो आपको पता चलता है आपका एक्चुअल में किडनी फंक्शन कितना है, जिसको आप कहते हो एस्टिमेटेड GFR। एंड नॉर्मल किडनी फंक्शन हमारा कितना है, 120 ml पर मिनट। एक ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है हाईलाइट करने के लिए कि सीरम क्रिएटिनिन की वैल्यू डिफरेंट लोगों में डिफरेंट मीनिंग रखती है। तो जैसे यहाँ पे दो पिक्चर बनी हुई है, एक ये बॉडी बिल्डर भाई साहब हैं जिनका क्रिएटिनिन 1.3 है, लेकिन एक्चुअल में इनका किडनी फंक्शन 100 ml पर मिनट आ रहा है। और वहीं पे एक ओल्ड लेडी है जो कि लीन एंड फ्रेल है, एंड इनका सीरम क्रिएटिनिन 1.3 होने से किडनी फंक्शन 50% हो गया है। सो किडनी फंक्शन जो है वो आपके जो GFR है वो आपके वेट पे, मसल मास पे भी डिपेंडेंट होता है। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई बार एल्डरली पॉपुलेशन में क्रिएटिनिन 1.3 1.4 आता है, डॉक्टर से कहता है कि 1.1 तो मैडम वैसे भी नॉर्मल होता है, तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा 0.3 ऊपर नीचे होने से। लेकिन एक्चुअल में इसका बड़ा सीरियस इम्प्लीकेशन हो सकता है। एज वी हैव जस्ट लर्न कि अगर 1.3 क्रिएटिनिन है किसी 60 to 70 ईयर फीमेल पे और उसका वेट अगर कम है, तो एक्चुअल में उनका किडनी फंक्शन ऑलरेडी 50% खत्म हो चुका है। तो GFR जो है सिर्फ 50 ml पर मिनट ही बचा है। तो इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हाईलाइट कि हमें अपने टेस्ट को एक बार किसी प्रॉपर कंसल्टेशन के थ्रू डॉक्टर के साथ डिस्कस कर लेना चाहिए। कई बार क्या होता है कि कोई कारण नहीं पता चल रहा है कि किडनी की प्रॉब्लम क्यों हो रही है, क्या एग्जैक्ट नेचर है इसका, क्या एग्जैक्ट कॉज है। ऐसे में हमें किडनी बायोप्सी करनी पड़ती है टू प्रिसाइजली डायग्नोज व्हाट इज द कंडीशन, व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ डैमेज एंड व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ रिकवरी। तो ये सारे आंसर्स हमें मिल जाते हैं किडनी बायोप्सी करके, एंड दैट इज व्हाई किडनी बायोप्सी इज कंसीडर्ड द गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर डायग्नोजिंग किडनी डिसऑर्डर। तो बेसिकली ये बड़ा ही पेनलेस प्रोसीजर एंड बड़ा ही शॉर्ट सा प्रोसीजर होता है। आज ही मैं एक प्रोसीजर करके ही आ रहा हूँ। सो पेशेंट को प्रोन लेटाया जाता है, अल्ट्रासाउंड के थ्रू किडनी को लोकेट किया जाता है और एक किडनी बायोप्सी गन के थ्रू एक छोटा सा हेयर लाइक थ्रेड जैसा सैंपल किडनी से निकाल लिया जाता है और उसको हिस्टोपैथोलॉजिस्ट माइक्रोस्कोप पे रखता है, चेक करता है, एनालाइज करता है और आपको किडनी के बारे में सारी चीज मिल जाती है। तो अगर किसी पेशेंट को एंड स्टेज किडनी फेलियर हो ही जाए, अगर किसी को किडनी फेलियर हो गया, तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं। So either the patient can go for a kidney transplant or which is considered the best treatment of choice, or the patient can undergo hemodialysis or peritoneal dialysis। या फिर कुछ लोगों में, सिलेक्टिव लोगों में जिनपे एज बहुत ज्यादा है, लिमिटेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, ऐसे लोगों को कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में भी रखा जा सकता है। पर कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में लाइफ स्पैन जो होता है बड़ा फाइनाइट रहता है, कुछ हफ्तों से ज्यादा पेशेंट नहीं सर्वाइव कर सकता विदाउट रिसीविंग डायलिसिस अगर एंड स्टेज किडनी फेलियर है तो। सो डायलिसिस बेसिकली कुछ भी नहीं, एक पेशेंट, एक मशीन को यूज किया जाता है, डायलिसिस मशीन को। एक फिल्टर होता है, जैसे हमारे घर में RO में फिल्टर लगे होते हैं जो हम टाइम टू टाइम चेंज कराते रहते हैं, तो ऐसे ही एक स्पेशल फिल्टर होता है जो कि डायलिसिस मशीन में लगा दिया जाता है। तो पेशेंट का ब्लड जो है वो मशीन के थ्रू एक मशीन के अंदर जाता है, उस फिल्टर के थ्रू साफ होता है, प्यूरिफाई होता है, और जो भी साफ खून होता है वो वापस पेशेंट को रिटर्न कर दिया जाता है। तो मोटा मोटा ये प्रिंसिपल रहता है डायलिसिस का। Same way we can go for a peritoneal dialysis। Peritoneal dialysis है बेसिकली एक बैग रहता है डायलिसिस फ्लूइड का, जिसको पेट की कैविटी के अंदर डाल दिया जाता है थ्रू अ डायलिसिस कैथेटर, जिसको आप पेरिटोनियल डायलिसिस कैथेटर कहते हैं। एंड ये जो पानी है ये खून से सारी गंदगी को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। तो जो भी टॉक्सिन से एक्स्ट्रा फ्लूइड्स है वो सारा उस पानी में आ जाता है और उस पानी को बाद में ड्रेन आउट कर दिया जाता है। तो एज यू कैन सी इस पिक्चर में, अगर मेरा कर्सर दिख रहा है आपको तो वहाँ पे, तो ये साफ पानी जो है डायलिसिस फ्लूइड, इसको पेट की कैविटी के अंदर डाला गया और उस थोड़े टाइम के बाद ये पानी गंदा हो गया, इसमें सारे टॉक्सिन्स एंड एक्स्ट्रा फ्लूइड अब्सॉर्ब हो गया और फिर इस पानी को ड्रेन आउट करके ड्रेनेज बैग में ले लिया गया, उसको बाद में डिस्कार्ड कर दिया गया। अब हम बात करते हैं किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में। अगेन किडनी ट्रांसप्लांट, एज आई हैव टोल्ड यू, इज कंसीडर्ड द बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर पेशेंट्स हु हैव किडनी फेलियर। एंड डैमेज किडनीज जो होती है उनको वहीं छोड़ दिया जाता है, उसको टच नहीं किया जाता, उनको नहीं निकाला जाता। तो आफ्टर अ ट्रांसप्लांट नॉर्मली लोगों के पास 3 किडनियां हो जाती हैं। तो जो डोनर होता है उसकी किडनी को हार्वेस्ट किया जाता है और उसको लोअर एब्डोमिनल हिस्से में, आपके ग्रोइंग एरिया में, मतलब इधर या इधर इम्प्लांट कर दिया जाता है। तो जो किडनी की जो नसें थी उनको रेस्पेक्टिव वेन्स के और आर्टरीज के थ्रू जोड़ दिया जाता है, एंड जो यूरिन का पाइप था उसको ब्लैडर के साथ एक नया कनेक्शन देके जोड़ दिया जाता है। तो ये फर्स्ट ऑपरेशन जो था हिस्ट्री में 1954 में किया गया था पीटर्सबर्ग हॉस्पिटल में। एंड उस टाइम पे 2 आइडेंटिकल ट्विन ब्रदर्स थे, रॉबर्ट हेरिक जिसने अपनी किडनी जो है अपने भाई रिचर्ड हेरिक को डोनेट करी थी, एंड उसके लिए सर जोसेफ म्यूरे थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था 1990 में। सो आई थिंक वी कैन स्किप दिस पार्ट। तो बेसिक जो बात है जो मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो बेसिक मैसेज है वो ये है कि कोई भी पेशेंट जिसको किडनी फेलियर है, इट कैन बी ए कैंडिडेट फॉर किडनी ट्रांसप्लांट। तो अगर आपको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, पहले कोई हार्ट डिसीज रही है,
ऐसे किसी भी सिनेरियो में या फिर आपकी एज 60 है 70 है तो ये सारे पेशेंट जो है वो किडनी ट्रांसप्लांट के लिए सुटेबल कैंडिडेट्स होते हैं। लोगों को हमेशा ये डर लगता रहता है मेरे को तो ऑलरेडी 20 साल से डायबिटीज था, या तो मेरे को पहले ही बाईपास सर्जरी हो चुकी है, या फिर मेरे को कोई मेजर एब्डोमिनल सर्जरी हो चुकी है तो शायद मेरा ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता। पर ऐसा नहीं है, एवरी इंडिविजुअल कैन बी अ पोटेंशियल ट्रांसप्लांट रिसिपिएंट। तो लोगों को अपने ट्रांसप्लांट ऑप्शंस के बारे में जरूर एक्सप्लोर करना चाहिए। And again, same goes with the donor. Anybody who is age more than 18 years or less than 75 years can be a suitable renal donor. तो अगर बस आपको डायबिटीज ना हो, ब्लड प्रेशर है तो चल जाएगा, लेकिन डायबिटीज बिकम्स अ मेजर कॉन्ट्राइंडिकेशन, क्योंकि डायबिटीज के बाद आप जो डोनर होगा उसको खुद भी रिस्क हो सकता है किडनी डैमेज का। तो अदरवाइज कोई भी नॉर्मल इंडिविजुअल अपनी किडनी डोनेट कर सकता है, मेल फीमेल, और एज ग्रुप तो मैंने डिस्कस कर ही लिया। सो ट्रांसप्लांट के कई सारे बेनिफिट्स होते हैं, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्वालिटी ऑफ लाइफ बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत 3 गुना बढ़ जाती है। अगर कोई पेशेंट डायलिसिस 5 साल जी सकता है तो ट्रांसप्लांट के बाद 15-20 साल एक्सपेक्ट कर सकता है अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी। बहुत डिफरेंट अलग तरीके के बेनिफिट्स होते हैं। ब्लड प्रेशर काफ़ी अच्छा हो जाता है, हार्ट फंक्शन काफ़ी इंप्रूव कर जाता है, तो ओवरऑल पेशेंट्स की लाइफ जो होती है बिल्कुल एज गुड एज नॉर्मल हो जाती है, जैसे कि प्री डायलिसिस स्टेज में हुआ करती थी। और डोनर की लाइफ को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनफैक्ट एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी थी स्वीडन से। तो स्वीडन में उन्होंने देखा कि जो रीनल डोनर से उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो थी वो उनके जो बाकी इस नेशनल एवरेज है उससे बेटर थी। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जो लोगों ने किडनी डोनेट किया वो डॉक्टर के टच में रहे, उन्होंने अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लेके आए, उन्होंने अपने शुगर, ब्लड प्रेशर या अपने वेट को या अपने डाइट को अच्छे से कंट्रोल किया, हमेशा एक्सरसाइज करते थे, तो वो काफी जागरूक रहे। तो एवरेज स्पैन जो था वहाँ पे डोनर्स का वो 75 प्लस था, जबकि वहाँ का नेशनल एवरेज स्वीडन का उस टाइम पे 69 था। तो दैट मीन्स कि डोनेशन के बाद जो लोग थे उनकी लाइफ 5-6 साल और बढ़ गई। कॉन्ट्रैक्ट तो बिलीव की कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगी। तो मैंने सबसे पहले भी इनिशियल अपने स्लाइड में ये डिस्कस किया था कि यू कैन हैव एब्सोल्युटली नॉर्मल लाइफ व्हेन यू आर लिविंग विद अ सिंगल किडनी। तो जो दूसरी किडनी है उसको हम ऐसे सोच सकते हैं कि भगवान ने एक स्टेपनी की तरह गाड़ी में पीछे फिट कर रखी है, तो जब जरूरत पड़े उसको यूज किया जा सकता है। तो ये अभी रिसेंट एडवांस था यूएस में, वही सेम हॉस्पिटल पीटर बेन ब्रिघम हॉस्पिटल जहाँ पे सबसे पहला किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था, उन्होंने एक जेनेटिकली इंजीनियर्ड पिग को डिजाइन किया, उसमें से किडनी को हार्वेस्ट किया और एक पेशेंट को ट्रांसप्लांट कर दी गई, और ये किडनी ने मिराकुलसली 61 डेज नॉर्मल काम किया। 61 डेज के बाद उस पेशेंट को किसी अनरिलेटेड रीजन की वजह से उसकी डेथ हो गई, बट इट वाज नॉट बिकॉज ऑफ ट्रांसप्लांट फेलियर। तो ये आने वाले टाइम में एक सबसे अच्छी चीज होने जा रही है कि हम जेनेटिकली इंजीनियर्ड एनिमल्स के थ्रू किडनीज को हार्वेस्ट कर सकते हैं। सो हर साल लगभग 2.5 लाख लोग किडनी फेलियर का शिकार होते हैं, जैसा आपने बताया, और या तो इनको डायलिसिस चाहिए या ट्रांसप्लांट चाहिए, वरना इनके लिए लाइफ जीना मुश्किल हो जाता है। तो ये भी बड़ी सरप्राइजिंग सी बात है कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ पूरे इंडिया में 16,000 या 17,000 ही ट्रांसप्लांट होते हैं किडनी के। तो मतलब 2.5 लाख लोगों में से सिर्फ 16,000 लोगों को ही किडनी ट्रांसप्लांट मिल रहा है। और एक और बड़ी सरप्राइजिंग चौंका देने वाली बात है कि ऑलमोस्ट 1.4 मिलियन लोग हर साल सिर्फ इसलिए दे डाई बिकॉज दे कैन नॉट अफोर्ड डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट। सो देयर आर सो मेनी नीडी पीपल जिनको ऑर्गन फेलियर है और उनको ऑर्गन की जरूरत है। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। और ये भी बड़ा सरप्राइजिंग है, आप देखते रहते हैं कि आए दिन रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होते रहते हैं या फिर किसी रीजन की वजह से, और ये लोगों के जो ऑर्गन्स है वो रिट्रीव नहीं हो पाते हैं, ऑर्गन डोनेशन में काम नहीं आ पाते हैं, तो ये सारे ऑर्गन्स जो है वेस्ट हो जाते हैं। तो ऑलमोस्ट 1 लाख ऑर्गन्स, ये डेटा भी वैसे काफी पुराना हो गया, 2015 का डेटा है, अब 10 साल बाद तो सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट होगी, पर ऑलमोस्ट 1 लाख ऑर्गन्स, पोटेंशियल ऑर्गन्स जो कि किसी को रिसीव हो सकते थे वो वेस्ट हो जाते हैं, वो कभी रिट्रीव ही नहीं होते। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सब प्लेज करें ऑर्गन डोनेशन के लिए, क्योंकि वर्ल्ड किडनी डे का एक और सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव भी यही है कि हम ऑर्गन डोनेशन को एंड ट्रांसप्लांट को प्रमोट करें। सो हम सबको प्लेज करना चाहिए अपने ऑर्गन्स, ताकि मरने के बाद वो ऑर्गन्स जल के या दफन होकर बर्बाद ना हो, वो किसी के जीवन में, किसी को जीवन देने में काम आए। सो बेसिकली 2 तरह के ऑर्गन डोनेशन के सिस्टम्स होते हैं, ऑप्ट इन सिस्टम एंड ऑप्ट आउट सिस्टम। तो ऑप्ट आउट सिस्टम में क्या होता है कि इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल द इंडिविजुअल ऑफ द कंट्री कि मरने के बाद उनके ऑर्गन्स को डोनेट कर दिया जाएगा। तो जैसे स्वीडन में, स्पेन में, काफी सारी यूरोपियन कंट्रीज में यही रूल है। तो अगर आपने ऑप्ट आउट नहीं किया पहले से, तो इट इज बाय डिफॉल्ट इट इज कंफर्म कि मरने के बाद आपका ऑर्गन को ले लिया जाएगा। लेकिन इंडिया में ऑप्ट इन सिस्टम है, मतलब आपको एक्चुअली ऑर्गन डोनेशन कार्ड, ऑर्गन प्लेज कार्ड जो है बनवाना पड़ता है, ओनली देन
आप ऑर्गन डोनेशन के लिए जा सकते हैं। और एक व्यक्ति अगर अपने ऑर्गन्स को डोनेट करने के लिए प्लेज करता है तो कम से कम 8 जिंदगियां को बचा सकता है। मतलब 2 किडनीज यूटिलाइज की जा सकती है, 2 लंग्स यूटिलाइज किए जा सकते हैं, इंटेस्टाइन यूटिलाइज किया जा सकता है, लिवर, हार्ट एंड पेनक्रियाज यूटिलाइज किया जा सकता है। दैट मींस आप कम से कम 8 जिंदगियों को बचा सकते हैं अगर आप अपने ऑर्गन्स को प्लेज करते हैं तो बहुत सारे सेलिब्रिटीज, बहुत सारे लोग ये अवेयरनेस के थ्रू अपने ऑर्गन्स को प्लेज करते रहते हैं। तो ये सारी डिस्कस करने के बाद बातों को मैं लास्ट अपनी स्लाइड्स पे आ रहा हूँ, जो है कि 8 गोल्डन रूल जो हम फॉलो कर सकते हैं अपनी किडनीज को बचाने के रखने के लिए। तो सबसे पहला रूल है कीप फिट बी एक्टिव। इसका मतलब कि आपको प्रॉपरली एक्सरसाइज करते रहना चाहिए, अपने आप को फिट रखने की कोशिश करनी चाहिए, अपना वेट को मेंटेन करना चाहिए ताकि किडनीज पे ज़्यादा उसका इम्पैक्ट ना पड़े। ये करने से आप अपना शुगर भी मेंटेन कर रहे हो, अपना ब्लड प्रेशर भी मेंटेन कर रहे हो, अपना स्ट्रेस लेवल भी कम कर रहे हो और किडनीज का ब्लड फ्लो भी इंप्रूव कर रहे हो। दैट मींस यू कैन कीप योर किडनीज हेल्दी। द सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट इज ईट अ हेल्दी डाइट। इस डाइट का मतलब है कि डाइट शुड बी बैलेंस डाइट, सॉल्ट का इंटेक कम होना चाहिए, पानी का इंटेक बहुत अच्छा होना चाहिए, जंक फूड्स अवॉइड करने चाहिए, प्रोसेस्ड फूड्स अवॉइड करने चाहिए एंड डाइट में डिफरेंट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स होने चाहिए ताकि आपको मिनरल्स, विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स ये सभी मिलते रहें ताकि किडनीज के लिए आसान रहे टॉक्सिन्स को डिटॉक्सिफाई करना। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है प्रॉपर दवाइयों के थ्रू, और अगर आपको ब्लड प्रेशर नहीं है तो आपको लाइफस्टाइल चेंजेस करने हैं ताकि आपको ब्लड प्रेशर ना हो और अपने ब्लड प्रेशर के लिए टाइम टू टाइम स्क्रीन करते रहना चाहिए। द फोर्थ रूल इज कि अगर आपको शुगर नहीं है तो लाइफस्टाइल चेंजेस फॉलो करें ताकि आपको शुगर डेवलप ना हो और अपने आप को स्क्रीन करते रहें टाइम टू टाइम, जैसे साल में एक बार अपना ब्लड शुगर टेस्ट करके देख लिया, और अगर शुगर होती है तो उसको एज अर्ली एज पॉसिबल ट्रीटमेंट स्टार्ट कर ले और अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखें। द अदर पार्ट इज एप्रोप्रिएट फ्लूइड इंटेक। बहुत सारे लोग इस चीज में गलती कर देते हैं या फिर अपनी पानी के इंटेक पे ध्यान नहीं रखते हैं। तो एटलीस्ट 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर फीमेल्स के लिए एंड 10 to 12 ग्लासेस ऑफ वाटर मेल्स के लिए, या फिर देखा जाए तो 2 से 2.5 लीटर पानी एटलीस्ट 24 घंटे में हमें पीते रहना चाहिए ताकि किडनीज के पास एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फ्लूइड्स हो जिसके थ्रू वो सारे टॉक्सिन्स को, वेस्ट प्रोडक्ट्स को एक्सक्रीट आउट कर सकती है। स्मोकिंग, अगेन बहुत सारे लोगों को ये तो पता है कि स्मोकिंग करने से लंग कैंसर होता है या फिर फेफड़े डैमेज होते हैं, पर स्मोकिंग इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ किडनी डिसीज। स्मोकिंग करने से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्मोकिंग की वजह से आपका किडनीज में ब्लड का फ्लो कम होने लग जाता है, तो जिसकी वजह से ब्लड फ्लो कम होने से किडनीज की फिल्ट्रेशन कैपेसिटी भी कम होने लग जाती है और अल्टीमेटली ये डिक्रीज ब्लड फ्लो जो है किडनी में फाइब्रोसिस पैदा कर देता है जिसकी वजह से किडनीज में परमानेंट डैमेज हो जाता है। तो टोबैको या स्मोकिंग ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है जो कि किडनीज के लिए घातक साबित होता है। इसके अलावा ओवर द काउंटर पेन किलर्स या फिर डिफरेंट हर्बल रेमेडीज या फिर जिमिक सप्लीमेंट्स, ये सारी चीजों में भी कई बार टॉक्सिन्स मिले हुए होते हैं। किसी में हेवी मेटल कंटामिनेशन है, किसी में कोई प्लांट टॉक्सिन्स होते हैं जैसे स्लिमिंग टीज और ये सारे प्रोडक्ट्स। तो ये सारी चीजों को भी अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इनका किडनी में डैमेज हो सकता है। इनफैक्ट आयुर्वेदिक दवाइयाँ या हर्बल रेमेडीज या ओवर द काउंटर मेडिकेशंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है जिसकी वजह से हमारे पास पेशेंट्स आते हैं बिकॉज ऑफ किडनी डैमेज। कई सारे लोग डायबिटीज की वजह से, ब्लड प्रेशर की वजह से, ओबेसिटी की वजह से इस तरह के सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर देते हैं जो कि अल्टीमेटली उनके किडनीज पे इम्पैक्ट करते हैं, लिवर पे इम्पैक्ट करते हैं, बोन मैरो सप्रेशन कॉज करते हैं। तो हमें ऐसी चीज़ों से रिफ्रेन करना चाहिए, ऐसे एडवर्टाइजमेंट से रिफ्रेन करना चाहिए। इसके अलावा जो भी हमने रिस्क फैक्टर्स अभी डिस्कस किए 8-10 फैक्टर्स, तो अगर आपको कोई भी इस तरह के रिस्क फैक्टर्स हैं तो अपने किडनी फंक्शन को रेगुलरली चेक करते रहना चाहिए। रेगुलरली का मतलब है साल में एक बार एक सिंपल क्रिएटिनिन का टेस्ट जो कि 60-70 रुपए का होता है, एक सिंपल यूरिन का टेस्ट जो कि अगेन 60-70 रुपए का होता है, और ब्लड प्रेशर मेजरमेंट जो कि एब्सोल्युटली फ्री है, और एक शुगर का चेकअप जो कि 30-40 रुपए में हो जाता है। तो सिर्फ 200-250 रुपए में आप साल में एक बार अपने किडनी की फंक्शन को मॉनिटर कर सकते हैं। और अगर आपको एक्चुअली में किडनी डिसीज डेवलप होने जा रही है तो इनिशियल स्टेज में उसको पकड़ा जा सकता है और दवाइयों के थ्रू उसको पूरी तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। पर जैसे जैसे किडनी डैमेज बढ़ने लग जाता है तब वो स्टेजेस निकल जाती है प्रिवेंशन वाली, फिर तो आपको सीकेडी के साथ ही जीना पड़ता है। So with this I rest my case. Thank you so much. What is the clarification?